भोपाल की पुरानी रेलवे कॉलोनी में सुबह 5 बजे एक अजीब सी शांति होती है। बाकी शहर तब भी आधा सोया रहता है। लेकिन हमारे क्वार्टर के बाहर दूध वाले की साइकिल की घंटी, अखबार के गिरने की आवाज और दूर से आती ट्रेन की सीटी बता देती है कि दिन शुरू हो चुका है। मेरी उम्र 67 साल है। रेलवे में क्लर्क था, रिटायर हुए 7 साल हो गए। मेरी पत्नी सरला 4 साल पहले चली गई। उसके बाद से घर का जो हिस्सा दिखाई नहीं देता, वो धीरे धीरे मेरे हिस्से आ गया। कोई आदेश नहीं था, कोई मीटिंग नहीं हुई थी। बस एक दिन मैंने देखा कि गैस बुक नहीं हुई है, दूसरे दिन देखा कि आरव की स्कूल डायरी में नोटिस पड़ा है, तीसरे दिन पता चला कि रोहित की दवाई खत्म है। फिर मैंने सब संभालना शुरू कर दिया। पहले पहले सब कहते थे, पापा, आप नहीं होते तो मुश्किल हो जाती। फिर धीरे धीरे वही काम हवा जैसा हो गया। हवा रहे तो कोई धन्यवाद नहीं देता, बस रुक जाए तो दम घुटता है। मैं रोज सुबह उठकर दरवाजे से दूध उठाता, पैकेट धोकर भगोने में डालता, अखबार अंदर रखता, पानी की मोटर 10 मिनट चलाता। फिर मंदिर के पास रखी छोटी कॉपी में तारीख देखता, किस दिन बिजली का बिल कटना है, किस दिन दूध वाले का हिसाब देना है, किस दिन गैस सिलेंडर बुक करना है, किस दिन आरव की पीटीएम है, किस दिन पूजा को स्कूल में देर होगी। सब उसी कॉपी में लिखा रहता। रोहित मेरा बेटा है, बैंक में नौकरी करता है, सुबह जल्दी निकलता है, शाम को थका हुआ आता है। पूजा मेरी बहू है, एक प्राइवेट स्कूल में एडमिन का काम करती है, वो भी कम परेशान नहीं रहती। आरव 10 साल का है। मेरी पत्नी के जाने के बाद वही घर की असली आवाज बचा था। उसकी बोतल भरना, जूतों के फीते खोल कर रखना, एलर्जी वाली दवाई याद दिलाना, ये सब मैं करता था। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं एहसान कर रहा हूँ। घर था मेरा, लोग मेरे थे, काम भी मेरा ही था। लेकिन उस शाम बात बिगड़ गई। दिन वैसे ही खराब था। सुबह से गैस की लौ धीमी थी। मैंने 2 दिन पहले ही नोट कर लिया था कि सिलेंडर खत्म होने वाला है। पर बुकिंग के लिए शाम को रोहित का फ़ोन चाहिए था, क्योंकि ऐप उसने बदल दिया था। दोपहर में बाथरूम का नल फिर टपकने लगा। मैंने शंकर मिस्त्री को अगले दिन आने को बोल दिया। शाम तक आरव स्कूल से एक सर्कुलर लाया, जिसमें लिखा था कि अगले मंगलवार अर्ली डिस्पर्सल है। मैंने डायरी में लाल पेन से निशान लगा दिया। फिर रात को रोहित घर आया तो उसे अपना इंश्योरेंस वाला का गज नहीं मिल रहा था। पूजा रसोई में चिढ़ी हुई थी, क्योंकि मिक्सर चलते चलते बंद हो गया था। मैंने शांत आवाज में कहा, मिक्सर वाले का नंबर फ्रिज के ऊपर वाली डायरी में है। इंश्योरेंस की रसीद अलमारी के दाईं तरफ नीली फाइल में रखी है। पूजा ने थाली थोड़ा जोर से रखी और वो, ली पापा, यही तो दिक्कत है। हर चीज की अलग डायरी, अलग फाइल, अलग पर्ची। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों रखते हैं आप? मैंने कहा, बिटिया, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आदत है, लिखने से भूल नहीं होती। रोहित ने माथा दबाते हुए कहा, पापा, अब जमाना बदल गया है, सब फोन में होता है। आप हर चीज पर अपना कंट्रोल रखते हो, फिर जब हमें जरूरत पड़ती है तो हमें पता ही नहीं होता। मैं चुप हो गया। कंट्रोल? मैंने कभी कंट्रोल नहीं रखा। मैंने तो बस छेद बंद किए थे ताकि घर में पानी न भरे। इतने में मेघा का वीडियो कॉल आ गया। मेरी बेटी इंदौर में रहती है। पूजा ने हंसते हंसते कहा, दीदी, आपके पापा ने पूरा घर रेलवे ऑफिस बना दिया है, फाइल, रजिस्टर, नोटिंग सब चल रहा है। मेघा ने भी मजाक में कहा, अरे पापा, अब रिटायरमेंट एंजॉय करो, इतनी छोटी छोटी चीजों को बड़ा काम मत बनाया करो। मैं उसे देखता रहा। मुझे लगा शायद वो समझेगी। मैंने धीरे से कहा, छोटी चीजें छूट जाएं तो घर में दिक्कत होती है। तभी रोहित ने वो बात बोल दी जो मेरे कान से उतर कर अपने छाती में फंस गई। उसने कहा, पापा, ऑनेस्टली आप दिन भर करते क्या हो? बस अखबार, चाय और पेंशन। घर में बैठे बैठे छोटी बातों को बड़ा बना देते हो। कमरे में 2 सेकंड की चुप्पी हुई। पूजा ने तुरंत बात बदलनी चाहिए। मेघा ने भी हल्की सी हंसी में बात उड़ा दी। लेकिन मेरे अंदर कुछ ठंडा पड़ गया। अजीब बात है, गुस्सा नहीं आया, बस सरला की खाली कुर्सी दिखी। वो होती तो शायद एक नज़र में समझ जाती कि बात कहाँ लगी है। मैंने खाना कम खाया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। वैसे अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग चुपचाप रोज की छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाता है, तो कमेंट में बस इतना लिख देना कि मैंने देखा है। कभी कभी देखा जाना ही सबसे बड़ी इज्जत होती है। उस रात सब सो गए, पर मैं नहीं सोया। मैंने अपनी कॉपी खोली। अगले दिन दूध वाले का हिसाब था, बिजली बिल की ड्यू डेट थी, आरव की ड्राइंग कॉपी खरीदनी थी, रोहित की एसिडिटी वाली गोली खत्म होने वाली थी, पूजा की स्कूल इंस्पेक्शन वाली फाइल के लिए सुबह प्रिंटर वाले को फोन करना था। मैंने पेन उठाया, फिर वापस रख दिया, पता नहीं क्यों। फिर अलमारी से एक पुराना पर्चा निकाला। रेलवे वेलफेयर एसोसिएशन का सीनियर सिटीजन कैंप था। 2 दिन का जगह वही पुराना मैदान जहाँ कभी स्पोर्ट्स डे होता था। डॉक्टर की जांच, योग, भजन, पेंशनर्स की बैठक और रात में ठहरने की व्यवस्था। मैंने ये पर्चा पहले ही फेंकने वाला था, क्योंकि सोचा था घर छोड़कर कैसे जाऊंगा। लेकिन उस रात पहली बार लगा कि शायद घर को भी पता चलना चाहिए कि मैं हूं या नहीं। मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, कोई धमकी नहीं दी,
पेंशन, प्रॉपर्टी, कागज कुछ नहीं छुआ। बस छोटा सा बैग निकाला, दो कुर्ते रखे, तौलिया रखा, अपनी दवाई रखी, पुराना रेलवे आईडी रखा और सरला की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, देखता हूँ मैं सच में कुछ करता हूँ या नहीं। सुबह 5:30 बजे मैं उठ गया। आदत से मजबूर होकर दूध अंदर रखने लगा, फिर हाथ रोक लिया। पैकेट वैसे ही दरवाजे के पास रखा रहने दिया। अखबार भी नहीं उठाया, मोटर नहीं चलाई, गैस का नॉब चेक नहीं किया। बस धीरे से बाहर निकला और सामने वाले मिश्रा जी से कहा, मैं 2 दिन कैंप में रहूंगा, कोई पूछे तो बता देना। उन्होंने पूछा, घर वालों को बताया? मैंने कहा, उन्हें पता चल जाएगा। रेलवे कॉलोनी की सड़क पर चलते हुए मुझे पहली बार अपना कदम हल्का लगा और दिल भारी। पीछे मेरा घर था, जिसमें सब सो रहे थे। उन्हें लगता था मैं बस बैठता हूँ, ठीक है। मैंने सोचा आज घर भी बैठकर देख ले। करीब 7 बजे पूजा की आवाज़ पहली बार तेज हुई। अरे दूध किसने नहीं उबाला? फिर रोहित बोला, पापा पर गए होंगे। आरव चिल्लाया, मेरी बोतल खाली है। अखबार दरवाजे पर पड़ा था। दूध गर्म हुए बिना खट्टा होने लगा था और किसी को नहीं पता था कि बिजली का बिल उसी दिन भरना है। 9 बजे रोहित ने मुझे फ़ोन किया। कैंप में उस समय रजिस्ट्रेशन चल रहा था। मैंने फ़ोन देखा, बेल बजती रही। मैंने उसे साइलेंट पर रख दिया। पहली बार घर ने मुझे पुकारा था और पहली बार मैंने जवाब नहीं दिया। सुबह 9 बजे मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर रोहित का नाम चमक रहा था और मैं रेलवे कॉलोनी के पुराने मैदान में एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहा था। सामने टेंट लगा था, जिस पर फीके नीले रंग से लिखा था, वरिष्ठ रेल कर्मचारी कल्याण शिविर। इतने साल रेलवे में फाइलें भरते भरते मेरा हाथ अपने आप साफ अक्षरों में चलने लगता था। नाम, उम्र, कर्मचारी संख्या, ब्लड प्रेशर, दवाई। फोन बजता रहा। मैंने देखा, फिर उल्टा करके मेज पर रख दिया। मेरे पास बैठे एक बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, घर से फोन? मैंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, उठाइए मत, पहले चाय पीजिए। घर वालों को भी कभी कभी पता चलना चाहिए कि बुजुर्ग आदमी मोबाइल टावर नहीं होता, हर वक्त सिग्नल देने के लिए। मैं हल्का सा हंसा, लेकिन अंदर कहीं दर्द भी था। उधर घर में उसी समय पहला धक्का लगा। पूजा ने दूध का पैकेट उठाया तो वो धूप में न गर्म हो चुका था। उसने जल्दी से भगोने में डाला, गैस जलाई और लौ इतनी धीमी निकली कि जैसे किसी ने उसे भी आर टायर कर दिया हो। वो चिल्लाई, रोहित सिलेंडर खत्म है क्या? रोहित शेविंग करते करते बोला, पापा देखते हैं ये सब। पूजा ने पलट कर कहा, पापा तो हैं ही नहीं घर में। तभी दरवाजे पर दूध वाला आ गया। उसने कहा, भाभी अंकल से बोलना इस महीने का हिसाब आज कर दें। पिछली बार 2 एक्स्ट्रा दही और 4 पैकेट कम हुए थे, वो एडजस्ट करना है। पूजा ने कहा, कितना हुआ? दूध वाला अपनी पुरानी नोटबुक निकाल कर बोला, मेरे हिसाब से तो 1280, लेकिन अंकल अपनी कॉपी में देख के देते हैं, उनका हिसाब सटीक रहता है। पूजा ने ड्रॉर खोला, फिर दूसरा, फिर फ्रिज के ऊपर देखा। उसे सिर्फ पुराने बिजली बिल, रबर बैंड, टेम्पल की अगरबत्ती और आरव की टूटी पेंसिल मिली। वो चिढ़कर बोली, आप कल आना। दूध वाले ने चेहरा बनाया, भाभी रोज कल बोलेंगे तो दूध कैसे दूंगा? और 2 पैकेट वापस क्रेट में डालकर चला गया। घर में चाय भी आधी बनी और गुस्सा पूरा। रोहित ऑफिस जाने लगा तो आरव ने स्कूल बैग लेकर कहा, दादू मेरी ड्राइंग कॉपी लाने वाले थे। रोहित ने कहा, आज पुरानी कॉपी कर लेना। आरव ने मासूमियत से कहा, मैम डांटेंगी। दादू ने लाल पेन से लिखा था। यह सुनकर रोहित ने पहली बार डाइनिंग टेबल पर रखी मेरी छोटी कॉपी ढूंढी, उसे वो नहीं मिली क्योंकि मैंने उसे अपने बैग में नहीं रखा था। बस मंदिर के पीछे सरला की पुरानी रेसिपी बुक के नीचे सरका दी थी। किसी ने कभी वहां देखा ही नहीं। पूजा जल्दी जल्दी आरव का टिफिन बना रही थी, पर गैस की लौ बार बार बुझ रही थी। उसने इंडक्शन निकाला, लेकिन प्लग पोंक था। मैं होता तो सुबह ही शंकर मिस्त्री को याद दिला देता कि आते समय टेस्ट लेकर आना। उसी बीच बिजली विभाग का मैसेज रोहित के फोन पर नहीं, मेरे फोन पर आया। ड्यू डेट आज, लेट फी मामूली थी, लेकिन मैं सालों से लेट फी को घर की बेइज्जती समझता था। जैसे समय पर बिल भरना भी एक तरह की साफ सफाई हो। 10 बजे तक मेरा फोन 6 बार बज चुका था। मैं कैंप में डॉक्टर की टेबल पर बैठा था। कॉम्पाउंडर ने मेरा बीपी नापा और बोला, थोड़ा बड़ा है। मैंने मन में कहा, बढ़ेगा ही भाई, घर चलाकर देखो। सामने वाले पंडाल में योग का सेशन शुरू हो गया था। कई पुराने चेहरे दिख रहे थे। कोई गाद रह चुका था, कोई बुकिंग क्लर्क, कोई लोको शेड में था। सबकी चाल धीमी थी, पर आंखों में एक जैसी समझ थी। चाय के समय वही बुजुर्ग जिनका नाम सक्सेना था बोले, आप पहली बार आए? मैंने कहा, हाँ, पहले समय नहीं मिलता था। वो हंसे, रिटायर आदमी के पास समय नहीं मिलता, ये बात जवान लोग सुनेंगे तो मजाक उड़ाएंगे। उन्हें क्या पता, रिटायरमेंट के बाद आदमी को सैलरी नहीं मिलती, पर ड्यूटी खत्म नहीं होती। उधर घर में ड्यूटी का असली टाइम टेबल उल्टा पड़ चुका था। पूजा को स्कूल में इंस्पेक्शन फाइल जमा करनी थी।
मैंने रात को ही प्रिंटर बबलू को फ़ोन करने की सोच रखी थी, लेकिन फ़ोन नहीं किया। पूजा ने खुद फ़ोन लगाया तो बबलू बोला, मैडम अंकल कल शाम बोलते तो सुबह दे देता, अभी तो दुकान बंद है, लड़का पेपर लेने गया है। पूजा ने माथा पकड़ लिया। रोहित बैंक पहुंचा ही था कि स्कूल से कॉल आया। आज आरव की क्लास जल्दी छुटनी थी क्योंकि टीचर्स मीटिंग थी। नोटिस डायरी में था। डायरी मैंने देखी थी, घर वालों ने नहीं, पूजा स्कूल से निकल नहीं सकती थी। रोहित ग्राहक के लोन पेपर्स के बीच फंसा था। फोन पर रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर बच्चा गेट पर वेट कर रहा है। रोहित ने पहली बार घबरा कर कहा, पापा यूजुअली ले जाते हैं। सामने से आवाज आई, आज कौन आएगा? यह सवाल छोटा था पर रोहित के अंदर जाकर भारी हो गया। वह बैंक से परमिशन लेकर भागा। ट्रैफिक में फंसा, गाड़ी पार्क नहीं मिली और जब कुल गेट पहुंचा तो आरव दीवार से सटा खड़ा था, बैग नीचे रखा हुआ। आंखों में आंसू नहीं थे पर चेहरा उतरा हुआ था। उसने बस इतना कहा, दादू कभी नहीं होते। रोहित ने उसे डांटा नहीं, शायद डांटता तो खुद रो पड़ता। दोपहर तक मेघ का फोन आया। पूजा ने सारी बात बताई तो मेघा पहले तो बोली, अरे पापा नाराज होकर कहीं चले गए क्या? देखना कहीं पेंशन या प्रॉपर्टी को लेकर कुछ न कर दें। रोहित ने घर आकर अलमारी खोली। नीली फाइल, लाल फाइल, बैंक पासबुक, पुराने रेलवे पेपर्स, सरला की मेडिकल रिपोर्ट्स, सब देखने लगा। उसे शायद डर था कि मैंने कोई बड़ा फैसला ले लिया है, लेकिन कोई ड्रामा नहीं था। कोई स्टैम्प पेपर नहीं, कोई लॉयर नोटिस नहीं, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं, बस जगह जगह छोटी छोटी पर्चियां थीं। आरव की सिर्फ रात को पूजा की, माइग्रेन टैबलेट खत्म होने वाली, रोहित की पॉलिसी प्रीमियम 14 तारीख से पहले, मेघा आए तो स्टेशन से चाँद पर लेना। रोहित ने पर्ची हाथ में पकड़ी और बहुत देर तक बैठा रहा। मेघा वीडियो कॉल पर चुप हो गई। जो बेटी सुबह तक कह रही थी कि पापा छोटी बातों को बड़ा बनाते हैं, उसे शायद पहली बार दिखा कि उन छोटी बातों में उसका भी नाम लिखा था। शाम को शंकर मिस्त्री आया। उसने दरवाजे से पूछा, अंकल ने बुलाया था बाथरूम टैप देखने। कौन सा टैप है? पूजा ने कहा। कौन सा लब? शंकर बोला। अंकल बोले थे ऊपर से लीक है, नीचे सीपी जा रहा है, वॉशर और टेप लेकर आना। अब बताइए कहाँ आँखूं? पूजा को नहीं पता था। उसने अंदाजे से बाथरूम दिखाया। शंकर ने 10 मिनट देखा, बोला, ये नहीं है, दूसरा होगा, अंकल से बात करा दो। फोन फिर मुझे लगाया गया। उस समय कैंप में लोनलीनेस पर डॉक्टर बोल रहे थे। उन्होंने कहा, बुजुर्गों की सबसे बड़ी तकलीफ बीमारी नहीं, बेकार समझे जाना है। मेरा गला सूख गया। मैंने फ़ोन जेब में वाइब्रेट होते महसूस किया, पर बाहर नहीं निकाला। रात होते होते घर में खाना बाहर से मंगाना पड़ा। दूध नहीं था, गैस खत्म, इंडक्शन लूज, बच्चा चुप, बहू थकी, बेटा परेशान। पूजा ने मंदिर के पास दिया जलाने के लिए माचिस ढूंढी तो सरला की रेसिपी बुक के नीचे मेरी कॉपी मिल गई। उसने खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, घर का खर्चा घरे लोगों को पता होना चाहिए। नीचे महीनों का हिसाब था, पर उससे ज्यादा रिश्तों का हिसाब था। किसे कब क्या चाहिए, किस दिन कौन परेशान रहेगा, किसकी आदत क्या है। उसने कॉपी रोहित को दी। रोहित ने पन्ने पलटे और धीरे से कहा, ये सब पापा रोज करते थे। पूजा ने जवाब नहीं दिया, जवाब सामने था। उसी समय सामने वाले मिश्रा जी आए और बोले, भाभी चिंता मत करो, शर्मा जी रायलवे सीनियर कैंप गए हैं, कल शाम तक आ जाएंगे। जाते समय बड़े शांत लग रहे थे। रोहित ने जैसे सांस छोड़ी, फिर शरसम से सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया कि मैं भागा नहीं था। मैंने किसी को सजा देने के लिए आवाज नहीं उठाई थी। मैंने बस अपनी जगह खाली कर दी थी और घर ने खुद बता दिया था कि वो जगह कितनी बड़ी थी। उस रात कैंप में मैं पतली दाल और चावल खाकर अपनी खाट पर लेटा। आसपास खर्राटों, खांसी और पुराने किस्सों की आवाजें थीं। फोन में मिस्ड कॉल्स की लंबी लिस्ट थी। मैंने एक भी कॉल बैक नहीं किया। घर में डाइनिंग टेबल पर रोहित, पूजा और आरव बैठे थे। बाहर से आई रोटी ठंडी हो चुकी थी। आरव ने धीमे से पूछा, मम्मी दादू कल आ जाएंगे ना? पूजा ने उसके बाल सहलाए। रोहित ने मेरी कॉपी बंद की और पहली बार बिना गुस्से, बिना बहाने, बस थके हुए सच की तरह बोला, मुझे नहीं पता था पापा इतना सब करते हैं। कमरे में कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि कभी कभी घर को सच समझाने के लिए भाषण नहीं चाहिए होता, बस 2 दिन की खाली कुर्सी काफी होती है। अगली सुबह कैंप में नींद जल्दी खुल गई, जबकि घर की कोई जिम्मेदारी मेरे सिर पर नहीं थी। आदत ऐसी चीज है बेटा, आदमी जगह बदल लेता है, पर आदत साथ में बिस्तर पकड़कर सो जाती है। सुबह 5 बजकर 20 मिनट पर मेरी आंख खुली और सबसे पहले दिमाग में आया, दूध वाला आया होगा। फिर याद आया, आज मैं घर पर नहीं हूँ। मैंने तकिए के पास रखा फोन उठाया। 14 मिस्ड कॉल्स थीं। रोहित, पूजा, मेघा, फिर रोहित, फिर अननोन नंबर, शायद स्कूल या शंकर मिस्त्री का। एक मैसेज आरव का भी था, दादू आप कब आओगे? उस मैसेज को देखकर उंगली रिप्लाई पी पर गई, पर मैंने फोन बंद कर दिया। गुस्से से नहीं, बस इसलिए कि आधा सच समझकर लोग जल्दी माफी मांग लेते हैं। पूरा सच समझने में उन्हें थोड़ा समय लगना चाहिए।
कैंप में सुबह योग था। हम सब बूढ़े लोग जमीन पर दरी पर बैठे थे। किसी का घुटना चरमराता, किसी की कमर सीधी नहीं होती। कोई सांस छोड़ते समय ऐसे आवाज करता जैसे पुरानी ट्रेन ब्रेक लगा रही हो। लेकिन उस सुबह मुझे अजीब सी शांति मिल रही थी। सालों बाद कोई मुझसे ये नहीं पूछ रहा था कि सिलेंडर आया या नहीं, बिल भरा या नहीं, स्कूल से बच्चा कौन लाएगा। चाय के समय सक्सेना जी ने पूछा, घर वालों ने खोज लिया? मैंने कहा हाँ। वो बोले, अब लौटेंगे तो दो चीज मत करना। एक, तुरंत सब अपने हाथ में मत लेना। दो, ज्यादा भाषण मत देना। घर का हिसाब को खुद पढ़ने देना। मैंने उनकी बात गांठ बांध ली। दोपहर के करीब जब डॉक्टर बुजुर्गों की लोनलेस पर बात कर रहे थे, मैंने दूर देखा तो मैदान के गेट पर रोहित खड़ा था। उसकी शर्ट बाहर निकली हुई थी, बाल बिखरे थे, आंखों के नीचे रात भर की थकान थी। उसने मुझे देखा पर तुरंत पास नहीं आया। शायद पहली बार उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने पिता से बात कैसे शुरू करे। मैं कुर्सी पर बैठा रहा। वो धीरे धीरे आया और बोला, पापा। मैंने कहा हाँ, बस इतना। उसने कहा, घर चलिए। मैंने पूछा, क्यों? घर अपने आप नहीं चल रहा। उसके चेहरे पर जैसे किसी ने आईना रख दिया। वो कुछ बोलना चाहता था, फिर चुप हो गया। फिर धीरे से बोला, नहीं चल रहा। मैं उसे देखता रहा। उसने पहली बार सफाई नहीं दी, न बैंक का स्ट्रेस, न पूजा की जॉब, न आजकल का बिजी लाइफ। बस बोला, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत गलत बोला। मैंने कहा, गलत बोलना इतना बड़ा नहीं था रोहित। बड़ा ये कि तुम सच में वही मानते थे। तुम्हें लगता था मैं घर में रखा पुराना सामान हूँ, जरूरत पड़े तो पूछ लो, वरना पड़ा रहने दो। उसकी आंखें भर आईं, पर मैं वहां रोना नहीं चाहता था। इतने लोगों के बीच नहीं। उसने कहा, कल आरव स्कूल गेट पर अकेला खड़ा था। गैस खत्म थी। मिल्क वाला पैसे मांग रहा था। बिल ड्यू था। मिस्त्री आया था। किसी को पता नहीं था किस लिए। आपकी कॉपी मिली पापा, उसमें हम सब लिखे थे। हम लोगों ने आपको नहीं देखा। यह सुनकर मेरी छाती में जो पत्थर था थोड़ा हिला। मैंने पूछा, और अब? वो बोला, अब आप घर चलकर सब फिर से संभाल लीजिए। ऐसा कहने नहीं आया। मैं सीखना चाहता हूँ कि घर कैसे चलता है। यह बात सुनकर मैं पहली बार उसकी तरफ ठीक से मुड़ा, क्योंकि माफ़ी से ज़्यादा ज़रूरी बदलाव की इच्छा होती है। शाम तक कैंप खत्म हुआ। मैंने अपना छोटा बाग उठाया, अटेंडेंस रजिस्टर में साइन किया और रोहित के स्कूटर पर बैठ गया। रास्ते भर हम दोनों चुप रहे। वही भोपाल की सड़कें, वही चाय की दुकानें, वही रेलवे क्रॉसिंग, वही धूल, वही हॉर्न। लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। घर के बाहर पहुंचे तो दरवाज़ा खुला था। पूजा दरवाजे पर खड़ी थी। उसने मुझे देखते ही पैर छूने की कोशिश की। मैं थोड़ा पीछे हट गया। उसने सिर झुकाकर कहा, पापा सॉरी, मैंने भी आपकी मेहनत को सिस्टम बोलकर मजाक बना दिया। मैंने कहा, सिस्टम ही तो था बिटिया। फर्क बस इतना है कि सिस्टम खराब हो जाए तो लोग मैकेनिक बुलाते हैं, और घर का आदमी चुपचाप ठीक करता रहे तो उसे खाली समझ लेते हैं। अंदर आरव दौड़कर आया और मेरे पेट से लिपट गया। बोला, दादू, आप बिना बताए मत जाना। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब बताकर जाऊंगा और तुम डायरी टेबल पर रखना सीखोगे। वो जल्दी से बोला, रखूंगा। मैं वीडियो कॉल पर थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने धीरे से कहा, पापा मैं मजाक कर रही थी उस दिन, लेकिन मैंने उससे रोक दिया। बेटी, मजाक वही अच्छा होता है जिसमें किसी का जीना छोटा न हो जाए। वो चुप हो गई। फिर बोली, मैं भी हेल्प करूंगी। ऑनलाइन टिकट्स, डॉक्टर अपॉइंटमेंट, जो कहेंगे। मैंने कहा, जो कहूंगा नहीं, जो तुम्हारा हिस्सा होगा। उस रात मैंने अपनी कॉपी डाइनिंग टेबल पर रखी। वही कॉपी जिसे देखकर सबको लगता था कि बूढ़ ये आदमी की सनक है। मैंने पहला पन्ना खोला। बोला, ये दूध वाले का हिसाब है। महीने में कितने पैकेट एक्स्ट्रा लगते हैं, कौन से दिन दूध कम लेना है, ये यहाँ लिखा है। ये गैस बुकिंग का नंबर है। रजिस्टर्ड मोबाइल बदलना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल की ड्यू डेट है। ये शंकर मिस्त्री, बबलू प्रिंटर और सिलेंडर डिलीवरी वाले के नंबर हैं। ये आरव की स्कूल टाइमिंग है और ये एलर्जी की दवाई। लेकिन आज से ये मेरी कॉपी नहीं, घर की कॉपी है। रोहित ने पेन उठाया। पूजा ने अपना फोन निकाला। आरव भी अपनी पेंसिल लेकर बैठ गया, जैसे कोई बड़ी मीटिंग चल रही हो। मैंने काम बांटे, बिल और गैस रोहित के, स्कूल्स नोटिस और मेडिसिन पूजा के, अपनी डायरी और बॉटल आरव की। मेगा हर महीने ऑनलाइन पेमेंट्स और मेरी डॉक्टर अपॉइंटमेंट चेक करेगी। मैंने साफ कहा, मैं मदद करूंगा, लेकिन अब कोई काम इसलिए मेरे सिर पर नहीं रहेगा क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और घर पर हूं। मैं पिकअप भी करूंगा, चाय भी बनाऊंगा, हिसाब भी देखूंगा, पर प्यार से, मजबूरी से नहीं। कमरे में किसी ने विरोध नहीं किया। शायद सबको पहली बार समझ आया कि सेवा और इस्तेमाल में बहुत छोटा फर्क होता है, लेकिन चोट बहुत बड़ी होती है। अगली सुबह मैं फिर 5 बजे उठ गया। पुरानी आदत थी, पर इस बार रसोई से आवाज आ रही थी। रोहित दूध उबाल रहा था और दूध आधा बाहर गिर चुका था। पूजा हंस रही थी, अरे स्लो फ्लेम पर रखो। आरव दरवाजे से अखबार उठाकर लाया और बोला, दादू, पेप। मैंने कुर्सी पर बैठकर चाय का इंतजार किया।
चाय थोड़ी कच्ची थी, चीनी थोड़ी ज़्यादा थी, पर उसमें पहली बार मेरी इज्जत मिली हुई थी। मैंने अखबार खोला और सरला की खाली कुर्सी की तरफ देखा। मन में कहा, देखा, 2 दिन घर से बाहर रहा और सबको पता चल गया कि घर अपने आप नहीं चलता। अगर इस कहानी ने आपको अपने घर के किसी ऐसे इंसान की याद दिलाई जो चुपचाप सब संभालता है, तो आज ही उसे धन्यवाद बोलिए। और अगर आपको ऐसी ग्राउंडेड हिंदी स्टोरी सुनना पसंद है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपके घर की रीढ़ कौन है, क्योंकि कई बार एक कमेंट भी किसी अनदेखे इंसान को पहली बार दिखाई दे जाने का एहसास करा देता है।